ਦੀ ਸਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ। सत श्री अकाल लवप्रीत, मेरा नाम है वरदान शर्मा। मैं पंचकुला का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर जर्नलिज्म में करी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। मेरी हॉबीज़ है गेमिंग करना, आउटडोर गेमिंग हो या इंडोर गेमिंग हो, और ट्रैवलिंग करना, ट्रैकिंग करना। तो पहला वरदान भाई नूं एक सवाल है, वर्चुअल गेमिंग ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ? लवप्रीत, वर्चुअल गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में ये फ़र्क है कि वर्चुअल गेमिंग में हमें बस एक वीआर सेट चाहिए होता है और इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें अगर हम वो वीआर सेट लगा लेते हैं तो हमें एक अलग सी दुनिया, मतलब आप गेम का जो करैक्टर है उसे आप जीने लग जाते हो। बेसिकली आप उसी के अंदर चल जाते हो, गेम के अंदर। तो वो एक मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है कि वर्चुअल गेमिंग में आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई भी अगर कुछ आता है तो आप एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि रियल लाइफ लगने लग जाता है और आप उसे बहुत अच्छे से जी सकते हो। और ऑनलाइन गेमिंग में जैसे आपके टैब हो गए, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप उसमें अपने दोस्तों के साथ मल्टी गेमिंग कर सकते हो। मल्टी प्लेयर हो गया, सिंगल प्लेयर हो गया, तो उसमें आप अपनी नॉर्मल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो, जिसमें जैसे पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, वेलोरेंट हो गया, ये सारी गेम्स आती हैं। तो बहुत सारी गेम्स है जो ऑनलाइन गेम्स चलती है, बट मेरा प्रेफर अगर हम करें तो ऑनलाइन गेमिंग भी है, बट अगर मेरे को कभी एक्सपीरियंस करने को मिले तो मैं वर्चुअल गेमिंग ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो मनपसंद गेम है वो पबजी है, जिसे मैं 5 सालों से खेल रहा हूँ। जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तब मैंने वो पबजी स्टार्ट करी थी और तब से मैं वो गेम खेल रहा हूँ। पबजी में मेरे बहुत सारे नए दोस्त बने हैं और पबजी एक ऐसा चीज़ बन गई है कि जब दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, रात को जैसी टाइम होता है, हम सारे दोस्त मिलते हैं, हम गेम खेलते हैं, चिकन डिनर करते हैं और सो जाते हैं। लवप्रीत, खास तौर पे मैं वैसे ज़्यादातर मल्टीप्लेयर गेम खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि हम उससे ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, अननोन प्लेयर से हम बात कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेयर गेम मेरे लिए ज़्यादा मनपसंद है सिंगल प्लेयर खेलना, क्योंकि सिंगल प्लेयर में सिर्फ आप एक सर्वाइवल मोड खेल सकते हो, लेकिन मल्टीप्लेयर में आप जैसे अपने दोस्तों की मदद कर सकते हो, नॉक हो गए तो उन्हें रिवाइव दे सकते हो, उनके साथ मस्ती कर सकते हो। तो मेरे लिए तो ज़्यादातर मल्टीप्लेयर ही ज़्यादा पसंद है। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਕੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ? लवप्रीत, हर एक चीज़ का नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो गेम का फ़ायदा बच्चों को होता है और नुकसान भी बहुत होता है, अगर एक लिमिट तक खेली जाए। अगर हम गेम एक लिमिट तक खेलें तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर हम उसे लगातार या फिर अगर हम कह दें ना कि गेमिंग की एक नशा हो गया है, तो उसके नुकसान भी बहुत है। अब मैं फ़ायदे की बात करूँ तो
फ़ायदे इसमें ये आपके नए दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, आपको टीम मैनेजमेंट आ जाती है, आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब गोलियां ख़त्म हो रही है, आपने एनिमी को नॉक करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं और कैसे आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करके आप अटैक कर सकते हैं। तो एक तो फ़ायदेमंद ये हो जाता है जिसमें मेंटल हेल्थ आपकी बहुत रिलैक्स्ड रहती है। और अगर हम नुकसान की बात करें, नुकसान में हमारा ये आ जाता है कि अगर किसी को ज़्यादा गेम खेल ली, उसे एग्रेशन आ जाएगा, ठीक है, वो लड़ने ज़्यादा लग जाएगा, उसे गुस्सा जल्दी आने लग जाएगा। और अगर वो लगातार गेम खेलेगा तो उसकी आंखें, उसका सर दर्द बहुत जल्दी होगा, उसकी आंखें ख़राब होने लग जाएंगी। तो इसके नुकसान ये हैं। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, मैं 2020 से गेमिंग शुरू करी थी, तब मैं 12th में था। तो अगर देखा जाए तो आप पढ़ाई नुकसान में नहीं जाती है अगर आप एक लिमिट में खेलो। जैसे आप 2 घंटे खेल रहे हो, 1 घंटा खेल रहे हो, उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर उससे पहले ही आप पढ़ाई अपनी ख़त्म कर रहे हो, तो इसमें पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होता अगर बंदा एक लिमिट में गेम खेले। अगर हम देखें तो गेमिंग एक नशा बन सकती है, कि जैसे हमने एक केस भी देखा था कि एक नौजवान जो पबजी ही खेल रहा था, उसे इतना अग्रेशन आ गया था, उसका बीपी इतना हाई हो गया था कि उसका बीपी एकदम से शूट कर गया था और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। तो एक ये नशा भी बन सकता है, लेकिन अगर हम लिमिट में खेले तो हम इसका एंटीडोट भी बना सकते हैं। या फिर ऐसा है कि अगर इसका नशा बन गया है तो हम उस बच्चे को भी उससे दूर कर सकते हैं, लेकिन वो उसके माँ बाप पे होता है कि वो कितना उसे फ़ोन देते हैं और वो कितना चलाता है उस फ़ोन को। पारिवारिक रिश्ते नाल अगर कट अगर हम परिवार के रिश्तों के साथ देखें तो गेमिंग में बहुत ही असर होता है। जैसे कि अगर कोई बंदे का नशा ही चढ़ गया है, गेमिंग का कोई नशा ही चढ़ गया है, तो उसे गुस्सा आने लग जाएगा, वो अपने माता पिता से लड़ेगा, उनसे गुस्से में बात करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा, मोबाइल पे ही लगा रहेगा, गेमिंग ही करता रहेगा। तो वो एक नुकसान हो सकता है। एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे मैं करता था, मैं तो हमारे भाई बहन हो गए या कज़न हो गए, मैं तो उनके साथ गेम लगाता था, हम रूम लगाते थे, हम बहुत मस्ती करते थे। तो एक लिमिट में अगर एक गेम खेली जाए तो आप पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे कर सकते हो और उससे कुछ सीख भी सकते हो। लवप्रीत, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम एक गेम को गेम की तरह खेलेंगे, उसे या तो हार जीत नहीं या फिर आदत नहीं, कुछ ऐसा नहीं, तो हम उसे गेम की तरह ही खेलेंगे तो हमारा तनाव भी नहीं बढ़ेगा और हम खुशी खुशी उस गेम को खेल पाएंगे। और अगर हम उसे अपनी आदत ही बना लेंगे और अगर हम उसे अपनी जिद बना लेंगे कि हाँ भाई जीतना ही जीतना है, हमें इस गेम को जैसे कि तैसे चिकन डिनर लेना ही है, तो वो एक दिमाग पे प्रेशर पड़ने लग जाता है कि हाँ भाई मेरे को तो ये गेम जीतनी है, मेरे को अपने दोस्त से आगे निकलना है, ये करना है। नहीं, हमें ये सब नहीं करना, हमें सिंपल अपनी मस्ती के लिए गेम खेलनी है, 1-2 घंटा गेम खेलनी है और अपने दिमाग को रिलैक्स करना है और फिर से अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं हम पढ़ाई करनी है, नहीं तो हमने जॉब पे जाना है, जॉब पे जाएंगे। हम ऐसे तनाव या खुशी नहीं करेंगे, तो अपना मानसिक संतुलन गेम को खेलते हुए बहुत ही ठीक रखना है। और मैंने कई गेमर्स भी देखे हैं, यूट्यूब पे भी गेमर्स देखे हैं जो बेसिकली ज़्यादा गेम इसलिए नहीं खेलते, बल्कि बहुत नॉर्मल गेम खेलते हैं और उनका मानसिक संतुलन इतना सही रहता है और इतनी मस्ती करते हैं, बल्कि वो इतनी खुशी से करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल इतना कम होता है, वो इतना एग्रेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बाकी गेम्स की बात अलग है, जो एग्रेशन वाली गेम है उस पर वो करते ही एग्रेशन, बट नॉर्मल अगर देखा जाए तो गेमिंग के लिए मानसिक संतुलन इतना फ़ायदा करता है कि आप सोच नहीं सकते। ज्यादा सवाल अगला है कि भारत विच गेमिंग इंडस्ट्री तेजी नाल बढ़ रही है। स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, फेसबुक राਹੀਂ कमाई बारे थोड़ी की राय है। हाँ, गेमिंग एक करियर सोर्स बन सकता है और इससे आप अपने पैसा भी कमा सकते हो और एक करियर ग्रोथ भी ले सकते हो। अब गेमिंग में अगर देखा जाए, हमने बहुत एग्जांपल देखे हैं, जैसे डायनामो हो गया, टेक्नो गेमर हो गया, पायल गेमिंग हो गई, इन सब ने यूट्यूब पे गेमिंग कर करके पबजी खेल खेल के अपना इतना नाम कर लिया है और अब वो उसे एज अ करियर ही लेके चल रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए, गेमिंग एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें आप अपना बहुत करियर ग्रोथ कर सकते हो अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, और अगर आप बहुत ही अच्छी गेमिंग इंडस्ट्री मतलब सेटअप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया आपका करियर बन सकता है।
बाकी डायनमो को आप देखते हो कितना वो बढ़िया करता है। स्काउट को देखो, स्काउट पबजी में कितनी आगे निकला, उसके बाद उसने अपने गेमिंग में, अब तो वो रिटायरमेंट के उस पे जा रहा है, उसने इतना पैसा कमा लिया गेमिंग में। और जो ई स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो इसमें आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो एक गेमिंग एक बहुत ही बढ़िया करियर ग्रोथ बन सकता है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री को इन्होंने एक बजट भी दिया है, और अगर हम देखा जाए इंडिया में गेमिंग को लेके बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार जो ये बजट ला रहे हैं उसमें उन्होंने एक अपना ही अलग से गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अलग से सेटअप रखा है, जहाँ पे वो ये इन्फ्लुएंसर्स गेमर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें एआई का प्रयोग करके बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्स लेके आएंगे। और अगर हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे देखें तो लोग बहुत ही गेमिंग के अपने क्लिप्स डाल डाल के वो अपना बहुत ही अच्छा करियर बना रहे हैं और व्यूज लेके अपने पैसे कमा रहे हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ बन सकता है। गेमिंग की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी गेम खेल सकते हो और अपने को फेमस कर सकते हो और गेमिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। और अब तो गेमिंग में अलग अलग से जॉब भी निकलने लगी है। क्राफ्टर ने भी अपनी अलग से पोस्ट निकाल दी थी जिसमें एक एज अ गेमर आप वहाँ पे पोस्ट जा सकते हो और ई स्पोर्ट्स में अपना सारा गेम दिखा के आप आगे वो पोस्ट भी ले सकते हो। और इसमें कई पोस्ट उन्होंने रखी थी। वैसे तो गेम डेवलपर आप बन सकते हो अगर आपको कोडिंग एंड ऑल आती है, आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड से आते हो तो आप कोडिंग कर सकते हो, तो आप गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो। अगर आपको गेम खेलनी आती है तो आपके स्किल्स बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे प्रो गेमर हो, तो आप ई स्पोर्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म लेके आप आगे जा सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्राफ्टर ने भी अपनी रिसेंटली अपनी एक जो पोस्ट निकाली थी जिसमें वो गेम गेम मैनेजर उस पोस्ट का नाम था, तो उसमें उन्होंने एक पोस्ट निकाली थी जिसमें अगर आप कोई भी गेम खेलते हो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और उन्हें अच्छा लगा तो वो आपको अच्छी पोस्ट 1 to 2 लाख रुपीज आपकी सैलरी भी होगी उसमें। तो इसमें पोस्ट भी होती हैं और आप अपना करियर ग्रोथ भी गेमिंग में बना सकते हैं। ऑनलाइन बैटिंग ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੇਮਿੰਗ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ जुड़े खतरे की है। हाँ, लवप्रीत, गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत साइबर फ्रॉड होते हैं। जैसे हमने रिसेंटली अभी सुना था कि एक बच्चे ने अपने मम्मी पापा के क्रेडिट कार्ड से इतनी ट्रांजैक्शन कर दी कि उसने आरपी का एक पास खरीदना था, तो वो आरपी का पास लेने के लिए पता नहीं 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन उसने लाखों के ट्रांजैक्शन उसमें कर दिए और जब माँ बाप को पता लगा तो उन्हें वो अपने कार्ड ब्लॉक करने पड़े। तो गेमिंग को लेके साइबर क्राइम बहुत होते हैं। एक मैं अगर बताऊं तो मेरे साथ भी एक एग्जांपल हुआ है कि जब मैं पबजी खेलता था तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें नोटिफिकेशन आती थी कि गन की ग्लेशियर स्किन मिलेगी आपको, ये मिलेगा, तो उसमें आप अपनी आईडी डालो, पासवर्ड डालो। तो मैंने भी अपनी फेसबुक आईडी जो मेरी जुड़ी हुई थी वो डाली, पासवर्ड डाला और उसे लॉगिन कर दिया कि हाँ भाई ग्लेशियर स्किन मिलेगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो स्कैम था, मेरी आईडी हैक हो गई थी और उसके बाद वो गेमिंग आईडी भी मेरी उन्होंने ले ली थी, तो मेरे को नई आईडी बनानी पड़ी थी। तो हाँ, साइबर क्राइम इसमें होते हैं, गेमिंग में भी साइबर क्राइम होते हैं और आपके पैसे भी ले लिए जाते हैं या फिर आपका अकाउंट भी हैक कर लिया जाता है और वो ही खेलते हैं फिर उसके बाद वो गेम। बैटिंग और ये गेमिंग ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं, ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन बैटिंग में आप बेसिकली एक सट्टा बाजार है, आप उसमें सट्टा खेलते हो, आप जीतते हो नहीं जीतते हो। नो डाउट गेम में भी एक ऐसा होता है, लेकिन आप उस पर कोई भी चीज़ दाव पे नहीं लगाते हो। सट्टे में आप अपने पैसे दाव पे लगाते हो या फिर आपने जो भी कमाया होता है, कोई सोना चांदी, वो आप लगाते हो। बट गेमिंग में आप ऐसे नहीं करते। गेमिंग में आप सिर्फ अपने स्किल्स के उस पर चलते हो कि आप जीते हारे वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कोई भी, या फिर आपने कोई पैसा नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ आप अपनी स्किल्स के उस पर चलते हो। बैटिंग, ऑनलाइन बैटिंग एक अलग चीज़ है और गेमिंग अलग चीज़ है। सरकार को डेफिनेटली कोई रूल रेगुलेशन गेमिंग के लिए रखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा इतना इंटरनेट एक्सेस हो गया है कि बच्चे बच्चे गेमिंग करने लग गए हैं। तो वो एक
एज गैप और या फिर उनके लिए वो गेम्स नहीं बनी है जो वो खेल रहे हैं, या फिर वो एडल्ट नहीं है तब भी वो गेम खेल रहे हैं, तो वो एक सरकार को देखना चाहिए और एक लिमिट बनानी चाहिए कि कौन वो गेम खेल सकता है और कौन नहीं खेल सकता है, और पेरेंट्स के कंटेंट से वो गेम खेले, और मोबाइल में और नेटवर्क में वो ऐसा कुछ करें कि वो असेस ही ना मिले कि बच्चे वो गेम खेल पाएँ। तो हाँ, सरकार को कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस में, ताकि कुछ गेम में हम रोक सके। और जो गेम लाइक जैसे हम कहते थे क्राफ्टन चाइनीज कंपनी है, उसे वो वहाँ से डाटा भेज रहा है, हमारा डाटा, हाँ डाटा ट्रांसफ़र होते हैं, बट उनके लिए उसे थोड़े से अपने सर्वर या तो इंडिया में लाने पड़ेंगे, या फिर उस पर अब काम गवर्नमेंट कर रही है तो और थोड़ा सा काम उन पर करना पड़ेगा। हाँ लवप्रीत, जैसे मैंने पहले बताया कि अब बच्चों के लिए एज लिमिट होनी चाहिए गेमिंग के लिए। जो बच्चों के लिए जौन सी गेम बनी है उनको वही खेलनी चाहिए, उससे ज़्यादा या वो बच्चों वाली गेम नहीं करनी चाहिए। बच्चों की गेम रहनी चाहिए और बड़ों के लिए बड़ों की गेम रहनी चाहिए, तो एज लिमिट इसमें होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि पबजी अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी, चाइना को दे रही थी और उसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, तो एक गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन सा डाटा भेज रही है और उसे बैन करके फिर उस पर बैन भी लगा दिया जाता है, लेकिन तब भी डाटा तो हमारा जा चुका है, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी उनको बढ़ानी चाहिए। जैसे सर्वर यहाँ रख लिए, उसके बाद उनका डाटा सिर्फ यहीं पे रहेगा, बाहर की कंपनी में कहीं नहीं जाएगा, तो उनको ये सब देखना चाहिए। और डाटा हमारा ब्रीच कभी ना हो, चाहे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं से भी, तो ये उन्हें अब देखना चाहिए और उसका थोड़ा मैनेजमेंट करनी चाहिए। बाकी बच्चों को भी थोड़ी अपनी डिटेल्स उस कोई भी गेम पे ज़्यादा असली नहीं देनी चाहिए। जैसे कि थोड़ा आप इधर उधर कर सकते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ थोड़े चेंज कर सकते हो, कोई भी अपने रियल डाटा उस पर ना डालें, ताकि वो थोड़ा हम भी सेफ रहे, बाकी आप भी सेफ रहो, और कोई भी गेमिंग ऐप आपके कोई भी डाटा चुरा ना सके। तो ये आपको थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, ये डाटा ब्रीच ना हो सके, आपका डाटा आगे गलत इस्तेमाल ना हो सके। जैसे कि हमने एक गेम देखी थी ब्लू व्हेल, जिसमें बच्चे मर रहे थे, तो ये सारी गेमें भी बैन होनी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि कौन सी गेम चलने वाली है, कौन सी गेम हमारे लिए अच्छी है, कौन सी गेम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? मोबाइल गेमिंग विरुद्ध पीसी काउंसलर गेमिंग केदी बढ़िया है। गेमर्स को वर्चुअल रियलिटी बहुत ही पसंद आने वाली है, जिसमें हम करेक्टर की ज़िंदगी जी सकते हैं। बेसिकली हम खुद करेक्टर बन सकते हैं और उस गेम के अंदर अपनी सारी उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, उसमें अपना काम कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो वर्चुअल गेमिंग बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है, और अगर इसमें AI आ गया तो उसे ये बहुत ही एडवांस कर देगा। और आप जैसे अगर उसमें कोई भी आपको अटैक करता है तो आपको वो फील होएगा कि हाँ, हमें कोई मार रहा है, हमें उससे बचना है, उससे लड़ना है। तो वर्चुअल रियलिटी एक अलग से ही दुनिया बना देती है और उसमें हमें जीने का मौका देती है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन हो जाएगी कि अगर एक वर्चुअल रियलिटी बहुत ही एक हाइप तक पहुंच जाएगी, और VR सेट से हम अपने 360 डिग्री सराउंडिंग्स को बदल सकेंगे और उसमें ही जी सकेंगे। लवप्रीत, मोबाइल गेमिंग और PC गेमिंग दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। अगर जिसको मोबाइल पे कंफर्टेबल होता है तो वो मोबाइल पे गेमिंग कर सकता है, और मैं ज़्यादा प्रेफर मोबाइल पे गेमिंग करता हूँ। और अगर PC में खेलिए तो कई गेम्स ऐसी हैं जो आपको सिर्फ PC में ही पसंद आएगी। वेलोरेंट हो गई हैं, बाकी सर्वाइवल गेम हो गई है, माइनक्राफ्ट हो गई है, ये सारी आपको PC पे ही पसंद आएगी, क्योंकि ये PC पे ही खेलने वाली गेम है और उसी पे बहुत अच्छी ग्राफिक्स उसके अच्छे दिखते हैं और बहुत ही अच्छी गेम प्ले उस पर रहता है। अगर मल्टीवर्स गेमिंग में आ गया तो ये बहुत ही अच्छी अपग्रेडेशन होएगी, जिसमें बंदे अपना ही मल्टीवर्स बना के उस गेम को खेल सकेंगे और उसी दुनिया में जी सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन होएगा अगर गेमिंग इंडस्ट्री में मल्टीवर्स आता है और उसमें वो गेमिंग में ऐड होता है। और अगर देखा जाए तो आगे की जो टेक्नोलॉजीज आने वाली है, अगर 5G की जगह अगर हम 6G पे जाते हैं तो वो और भी अच्छा एडवांस हमें गेमिंग में कर देगी। और अगर इसमें AR आता है
ठीक है, और VR आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा। अगर आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं तो सारे दोस्त आपके VR लगा के एक वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आप एक दूसरे से मस्ती कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गन गन के शॉट मार सकते हैं, और आपको जिंदगी जीने में वो मजा आएगा कि आप गेम में जिंदगी जी रहे हो। तो वो रियलिटी आपको करेक्टर की पता लगेगी, वो करेक्टर क्या फील कर रहा है, क्या वो उस गेम में करता है, और वो कैसे जीता है। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? पंजाब में गेमिंग इतनी नशे की तरह नहीं फैल रही है, बट हाँ, बहुत से कॉलेज जाने वाले बच्चे, बहुत से स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे पढ़ते नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, वो फिर उनकी पढ़ाई भी पीछे रह जाती है और वो फेल हो जाते हैं, फिर उनके माँ बाप उन्हें डांटते हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, नशे से ज़्यादा कम नहीं है ये। अगर इसकी आदत पड़ जाती है तो बंदा दिन रात मोबाइल पे ही लगा रहता है, गेम ही खेलता रहता है। तो इससे पंजाब के बच्चों को बचना चाहिए, और पंजाब में ज़्यादा फैल फैल रही है तो इसे हमें थोड़ा सा रोक के रखना पड़ेगा। माँ बाप को अपने बच्चों को जैसे 2 घंटे के लिए फ़ोन दे दिया, उन्होंने गेम खेल लिया, अब उन्हें एक टास्क दे दिया कि हाँ अब तुम्हें पढ़ना है, अब तुम्हें अपना होमवर्क करना है, उसके बाद ही तुम्हें फ़ोन मिलेगा। तो माँ बाप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपने बच्चे पे ध्यान दे, और कितनी वो गेम खेलते हैं, कितना टाइम वो मोबाइल पे बिताते हैं, उसको उन्हें देखना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। जो गेमिंग ऐप आपका डाटा आपका ब्रीच कर रही है, या फिर कोई भी दूसरी कंपनी को, बाहर की कंपनी को दे रही है, या फिर इससे बच्चों को नुकसान हो रहा है, या फिर किसी नौजवान को नुकसान हो रहा है, तो वो कंपनियों को या फिर गेम को सरकार को बंद कर देना चाहिए और उसे पाबंदी लगा देनी चाहिए। और इस पे सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा वो असर होना चाहिए कि इस गेमिंग ऐप को हमें जल्दी से जल्दी बंद करना और बच्चों को बचाना है। तो ये सरकार का कदम होना चाहिए। लवप्रीत, अगर पंजाब के नौजवानों को देखें तो अगर वो इतनी गेम खेल रहे हैं तो उन्हें इसकी आदत ना लगे, इसकी लत ना लगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा और बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि आप अपनी इन आदतों से बचो और ऐसे लगातार गेम्स ना खेलो, जिससे मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है और दिमाग पे भी असर हो सकता है, और आप अब फिर चिड़चिड़े भी हो सकते हो, गुस्सा भी आपको आ सकता है, अपने माँ बाप से आप लड़ भी सकते हो। हमने बहुत से केसेस देखे हैं कि जहाँ बच्चे एक फ़ोन के कि आपने हमें पैसे नहीं दिए, आपने हमें आरपी नहीं खरीद के दी, तो वो अपने माँ बाप को मार देते हैं, उनसे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो उन्हें मार ही देते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी और इनके ये नशे से, गेमिंग के नशे से उन्हें थोड़ा बचाना है। हाँ, गेमिंग करनी है लेकिन 1-2 घंटा करनी है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सके और आपको अपने दोस्त बढ़ाए और अपने दोस्तों से बातें करें, बाहर जाएं, बाहर भी गेम खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग भी करें, लेकिन सिर्फ कम, 1 घंटा 2 घंटा, जितना आप अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं उससे थोड़ा सा कम गेमिंग को दीजिए, लेकिन उसे अपनी आदत ना बनाइए, नशा ना करिए उसका, और तो आप अपना ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अगर गेमिंग को देखा जाए तो ये केसेस बहुत बढ़ भी रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली जो बात करी है कि एक बच्चे ने इतना एग्रेशन आ गया कि उसका बीपी बढ़ गया, और उसका बीपी इतना बढ़ गया कि उसके जो नर्व्स थी वो फट गई और वो वहीं पे मर गया। तो हमें इतना एग्रेशन भी नहीं करना कि हम कोई भी गेम जीत नहीं रहे तो इसका मतलब हाँ भाई हमने जीतनी, हमें गुस्सा आना ही आना है। हमें कोई भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं लेना। गेम इतनी खेलनी है कि हमें सिर्फ खुशी मिल सके, हम मस्ती कर सके, 1-2 घंटा हम गेम खेले और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करें, आराम करें, जो हमने खाना खाएं। लेकिन हमें इसे नशा नहीं बनाना, हमें इसे अपना एक हॉबी बनानी है कि हाँ हम गेम खेलते हैं लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं, हमें उसे अपना आदत नहीं बनाना। हाँ, जिसने करियर बनाना है वो भी थोड़ी देर के लिए गेम खेले, लेकिन उसे इतना भी नशा ना बना ले कि हाँ हमें भाई जीतना ही जीतना है। जीतना कोई वो नहीं बन जाता कि हाँ कि हमें कोई ट्रॉफी ही मिल गई है, हमें इतना कुछ मिल गया है अगर हम जीत गए हैं। तो हमें इतना भी दिमाग में नहीं रखना कि हाँ हमें सिर्फ रिलैक्स होना है, हमें सिर्फ मस्ती करनी है, अपने दोस्तों के साथ मज़े करने हैं, तो उसके लिए हमने गेम खेलनी है। हमने इतने
अपने आप को उस पर नहीं घुसा देना कि हाँ भाई मोबाइल में अगर गेम आ गई है तो हमें खेलना ही खेलना है, हमें जीतना ही जीतना है। अगर हार गए तो कोई बात नहीं, कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे, तब जीत जाएंगे। लेकिन और ये नहीं कि लगातार खेलते रहेंगे 4-4 बजे तक, सुबह 5-5 बजे तक। फिर उसके बाद जब सुबह मम्मी उठाने आएगी तो कहेंगे नहीं हमें नहीं उठ रहा, हम अभी लेट ही सोए हैं। मम्मी फिर उन्हें पता ही है क्या करेंगे। तो उसके बाद हमें बेसिकली गेम को ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं देना है, और हमें आराम से गेम खेलनी है और उसे एज अ स्ट्रेस फ्री रखना है। सो थैंक यू लवप्रीत, इस इंटरव्यू के लिए तो जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने दी। तो अच्छा लगा क्या पॉडकास्ट में आके, सॉरी। थैंक यू लवप्रीत। जितना मेरे को गेमिंग का पता था, जितना मेरे को गेमिंग इंडस्ट्री का पता था, तो वो सारी नॉलेज मैंने दे दी है। तो अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। सन मेरे दोस्त था बलराम शर्मा, जिन्होंने अपने कीमती समय जमा कर के सानू महत्वपूर्ण जानकारी दी। सानू आस है कि गलबात थोड़े लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करके साडे चैनल